हेलो स्टूडेंट, देखिए हम पढ़ रहे हैं सोशल साइंस सब्जेक्ट में पार्ट 4, इसका नाम है राष्ट्रीय एकीकरण। तो इसके पहले हमने इसकी एक वीडियो बना ली है, अब इसके आगे देखते हैं। तो देखिए हम देखते हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व। पहले बताया जा चुका है कि प्राचीन भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की कोई समस्या नहीं थी। पूरा देश एकता के सूत्र में बंधा था। देश में अलगाव की प्रवृत्ति को विकसित करने की दिशा में सोचा समझा पहला कदम 19वीं सदी में उस समय उठाया गया जब यहाँ प्रजाति सिद्धांत रेस थियरी प्रचारित किया जाने लगा और उसके आधार पर भारत में रहने वालों को अलग अलग करने के प्रयत्न किए गए। हालांकि अब इन बातों का प्रभाव कम होने लगा है, तथापि वर्तमान समय में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा पहुंचाने वाले कई तत्व विद्यमान हैं। हमारे समाज में व्यक्तिगत हित के लिए कुछ लोग इन्हें बढ़ावा देते हैं। कभी कभी लोग अपने धर्म, अपनी जाति, भाषा अथवा क्षेत्र के मामलों में अधिक भावुक हो जाते हैं। इससे समाज में तनाव अथवा संघर्ष की स्थिति बन जाती है। यह स्थिति देश की एकता को कमजोर कर अखंडता के लिए खतरा पैदा करती है। राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व इस प्रकार है। पहला देखिए सांप्रदायिकता। तो सांप्रदायिकता तत्व संप्रदाय से बना है। सांप्रदायिकता का अर्थ है ऐसी भावनाएं व क्रियाकलाप जो अपने संप्रदाय और उसकी विशेषताओं को तो श्रेष्ठ समझे तथा दूसरे के संप्रदाय और विश्वासों को हीन समझे। ऐसा दृष्टिकोण अपने धर्म अथवा संप्रदाय के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल देता है और उन हितों को राष्ट्रीय हितों के ऊपर समझा जाता है। सांप्रदायिकता हमारे देश की एकता के लिए मुख्य खतरा है। हम सभी जानते हैं कि संकीर्ण सांप्रदायिक विचारों के कारण 1947 में सांप्रदायिक दंगे हुए तथा भारत दो भागों में, भारत और पाकिस्तान में विभाजित हो गया। लाखों लोग इन दंगों में मारे गए और बेघर हुए। स्वतंत्रता के इन वर्षों के पश्चात आज भी भारत में विभिन्न स्थानों पर सामाजिक तनाव सांप्रदायिक दंगों में भी परिवर्तित हो जाता है। यह सब स्वार्थ, अज्ञानता और धार्मिक कट्टरता के कारण होता है। अनेक पंथ होने से कोई हानि नहीं है, लेकिन जब पंथावलंबी अपने हितों को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखते हैं तो इससे देश की एकता एवं अखंडता को निश्चय ही हानि पहुंचती है। हमें राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि मानना चाहिए। फिर दूसरा देखिए कौन सा आता है राष्ट्रीयकरण का बाधक तत्व। दूसरा है भाषावाद। भारत में अनेक भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। यह स्वाभाविक है कि हमें अपनी मातृभाषा और बोली से प्रेम हो। हम दैनिक क्रियाकलापों में इनका प्रयोग करें। किसी क्षेत्र के अधिकांश व्यक्ति केवल अपनी मातृभाषा को ही समझ पाते हैं, इसलिए प्रत्येक क्षेत्रीय भाषा को संबंधित राज्य की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है। यह लोकतंत्र की भावना के अनुकूल भी है। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा देना अधिक सरल एवं उपयोगी होता है। किसी भी भाषा को सरकारी और शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रयोग करने से उस भाषा का भी विकास होता है। कई बार भिन्न भाषाई प्रश्न पर देश में सामाजिक तनाव पैदा हो जाता है। असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर भी भिन्न भाषाई समूह अपने भाषाई हितों को राष्ट्रीय हित से अधिक प्राथमिकता देने लगते हैं। वे अपनी मातृभाषा से देश प्रेम और दूसरी भाषाओं के प्रति संकीर्णता और घृणा की भावना रखने लगते हैं। इस प्रकार की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता को कमजोर करती है। हमें मातृभाषा के साथ अन्य भाषाओं के प्रति भी सम्मान का भाव रखना चाहिए। अब देखिए तीसरा बाधक तत्व कौन सा है, जातिवाद। तो देखिए तीसरा पॉइंट हमारा जातिवाद। हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित थी। जातिवाद राष्ट्रीय एकीकरण के मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। जाति एक ऐसी इकाई है जिसके सदस्य आपस में ही शादी विवाह और खान पान के नियमों में बंधे रहते हैं। जाति के सदस्य जातीय बंधनों को तोड़ नहीं पाते, अतः वे समाज में व्यापक भूमिका नहीं निभा पाते। कालांतर में यह व्यवस्था वंशानुगत हो गई तथा जाति कर्म के स्थान पर जन्म से जोड़ दी गई। इसमें बहुत से दोष आ गए। जाति प्रथा के प्रमुख दोष इस प्रकार थे। पहला था देखिए, जाति व्यवस्था समाज को उच्च व निम्न वर्ग में बांटती है। उच्च जातियां छोटी जातियों का शोषण करती हैं। जातिगत भेदभाव कठोर हो जाते हैं। जातियों का दबाव राजनीति को प्रभावित करता है। जाति प्रथा से देश की एकता और आर्थिक प्रगति में बाधा आती है। ठीक है, तो ये देखिए जातिवाद के इतने सारे दोष हैं ना, कि जो जाति जैसे बड़े जाति के जो लोग होते हैं वह छोटी जाति के लोगों का शोषण करते हैं, है ना।
जातीय भेदभाव के विरुद्ध समय समय पर समाज सुधारकों द्वारा आवाज़ उठाई गई और सुधार के प्रयास किए गए। इनमें प्रमुख हैं कौन कौन से, देखिए संत रामानंद, महात्मा कबीर, श्री चैतन्य महाप्रभु, राजा राम मोहन राय, श्री ईश्वरचंद विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आदि। वर्तमान में शिक्षा के प्रसार, विज्ञान और औद्योगिक विकास तथा शहरीकरण से जाति व्यवस्था के बंधन शिथिल हुए हैं। भारत के संविधान में छुआछूत एवं जातिगत भेदभाव को गैर कानूनी घोषित किया गया है। राज्य द्वारा किसी जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव का व्यवहार नहीं किया जाता है। जातिवाद राष्ट्रीय एकता में एक प्रमुख बाधा है। देखिए अगला पॉइंट है आतंकवाद। आतंकवाद विश्व के समक्ष आज एक गंभीर चुनौती है। यह लोकतंत्र व मानवता के विरुद्ध अपराध है। यह एक क्रूरतापूर्ण नरसंहार का स्वरूप है। आतंकवादी विचारधारा के लोग भय व आतंक के द्वारा अपने विचार मनवाना चाहते हैं। धार्मिक कट्टरता से प्रेरित लोग निर्दोष व्यक्तियों की जान लेने के लिए मरने की घटनाओं में भाग लेते हैं। इन घटनाओं से वे अलगाव चाहते हैं। वांछित उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसा का सुनियोजित प्रयोग आतंकवाद है। ठीक है, आतंकवादी हिंसा में विश्वास रखते हैं और विध्वंसात्मक कार्यवाही करते हैं। इससे देश की भारी क्षति होती है। आतंकवादी यह सोचते हैं कि जनता कभी न कभी उनके मत का समर्थन करेगी, अतः ये हिंसक, अलोकतांत्रिक व अनैतिक साधनों का प्रयोग धर्म की आड़ में भी करना न्याय संगत मानते हैं। वर्तमान में आतंकवाद हमारी राष्ट्रीय एकता को खंडित करने का निरंतर प्रयास कर रहा है। लास्ट पॉइंट बचता है हमारा, ये देखिए पृथकतावाद। तो क्षेत्रवाद की अति आक्रामक अवस्था पृथकतावाद को जन्म देती है। देश से अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने की मांग करना पृथकतावाद है। कई जाति और भाषा के लोग यहाँ रहते हैं। कभी कभी अपनी उपेक्षा महसूस करने पर ये पृथक राज्य बनाने की मांग करने लगते हैं। प्रायः सीमावर्ती राज्यों में इस प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके दुष्परिणाम से पृथकतावाद की भावना प्रबल होने लगती है। इस भावना को देश की अस्थिरता में रुचि रखने वाली बाहरी ताकतों द्वारा भड़काया जाता है। देश के अंदर रहने वाले कुछ लोग भी अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए इस प्रकार की भावनाओं का प्रयोग करते हैं। राष्ट्र विरोधी और कट्टरपंथी लोग तो हिंसक साधनों एवं आतंकवादी तरीकों तक का प्रयोग करने लगते हैं। पृथकतावाद की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता के लिए गंभीर चुनौती है। सामाजिक न्याय, विकेंद्रीकृत एवं संतुलित विकास से पृथकतावाद की भावना को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो समझ में आया राष्ट्रीय एकीकरण के क्या है। राष्ट्रीय एकीकरण में यानी कौन कौन से तत्व सहायक हैं और कौन से बाधक तत्व हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पाठ यहाँ समाप्त होता है। जब तक आप इसको पढ़िए और समझिए। इसके अगले वीडियो में हम करते हैं अभ्यास प्रश्न। ठीक है, धन्यवाद।